गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं का समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक बताने जा रहा हूँ। ये विद्युत विभव वाले अध्याय में है, जो अध्याय 2 है यूनिट फर्स्ट का। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के। एक क्वेश्चन बनता है कि जब परावैद्युत माध्यम प्लेटों के बीच भरा हो तो उसके लिए जो डेरिवेशन आता है वो C=μ0A/d आता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसके लिए आता है यहाँ पे ε0A d-t 1 - 1/k करके ये आएगा आंसर। तो इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन में कि समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत माध्यम पूरा भरा हुआ है, और दूसरी कंडीशन में कि आंशिक रूप से भरा है। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन देख कर वो जो भी दिखा उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वास्तव में वहां पूरा एक्सप्लेन करके ये लिखा नहीं होगा कि आंशिक या पूर्णतः परावैद्युत माध्यम भरा है। अगर परावैद्युत माध्यम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि पहला वाला क्वेश्चन है, और अगर आंशिक लिखा हुआ है इसका मतलब आंशिक रूप से एक टी मोटाई की प्लेट जो है उसमें भरी हुई है, बाकी वायु वहां पर माध्यम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एमपी बोर्ड में बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है, इसलिए एमपी बोर्ड के बच्चे तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन को समझ लें, बस उतना ही काफ़ी है। डेरिवेशन तो बहुत इजी है। इसका जो चित्र है वो बहुत सरल तरीके से है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। हालांकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरा है, तो इसका मतलब पूर्णतः परावैद्युत माध्यम भरा है। कीजिए। तो सबसे पहले तो ये संधारित्र होता क्या है। संधारित्र वैसे 3 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, गोली और समांतर प्लेट संधारित्र। तो जो हमारे सिलेबस में है वो समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें 2 प्लेटें समांतर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर संधारित्र क्या है पहले ये जानना जरूरी है, और फिर उसके बाद धारिता क्या है, ठीक है। तो संधारित्र जो है आपने देखा होगा, इसको कैपेसिटर कहते हैं या उसको कंडेंसर भी कह देते हैं। तो कैपेसिटर को ही संधारित्र कहते हैं। ये आपको पंखे, एसी या मोटर वगैरह में आपको लगे दिख जाएंगे। छोटे छोटे जो उपकरण रहते हैं उनमें भी बहुत छोटे आकार में कंडेंसर ये ऐसे रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं। पंखे वगैरह आप जनरली देखते हैं कि वाइट कलर के या ब्लू कलर के जो भी हो यहाँ पे आते हैं। इनका जो धारिता है यहाँ माइक्रोफैरड में लिखा रहता है। 3 या 2.5 माइक्रोफैरड का ज़्यादातर पंखे में यूज होता है। ये 2 वायर यहाँ से निकली होती हैं, इसके बीच में यहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह की कोटिंग अंदर की जाती है, कोई भी कागज, मोम, अभ्रक आदि जो भी शीशा आदि कुछ अलग पदार्थों को इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। अब ये क्या, इसका काम ये है कि ये जो है मेन करंट से जो आवेश आता है उसको ये यानी कि आवेश को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। आवेश यानी चार्ज। तो एक प्रकार से ये चार्ज हो जाता है पहले खुद, और उसके बाद अगर पंखे से इसको जोड़ दिया गया तो ये अपनी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पहले संचित कर लेता है, फिर एक निश्चित ऊर्जा ये ट्रांसफर करता है जिस भी उपकरण में लगा हुआ है। तो ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, करंट की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पंखे वगैरह में लगाया जाता है। संधारित्र का सिद्धांत है कि किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसमें उसके विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम संधारित्र कहते हैं। और ये काम क्या करता है, यानी कि इसकी संधारित्र में क्या गुण होता है, धारिता का गुण होता है, ठीक है। यानी आवेश को धारण करने की क्षमता। तो धारिता क्या होती है, धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव, C = Q/V। यानी संधारित्र की विशेषता ये है कि वो क्या करता है, धारण करता है, अर्थात आवेश को स्टोर करता है। अब ये आवेश, जितना आवेश इसके अंदर आएगा तो वो उसका
उसके आवेश स्टोर होने से क्या होता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि चालक के एकांक विभव में वृद्धि करने के लिए उसे दिए गए आवेश को उसकी धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संधारित्र है। संधारित्र यानी कैपेसिटर, जो कि हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, जो एमपी बोर्ड में 12th में दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र के 2 क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करना। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको पहले अपन देख लेते हैं। इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसकी 2 प्लेटें हैं, ए और बी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और यहाँ पे इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। धनावेश इसको दिया गया है एक प्लेट को, प्लेट ए को, और प्लेट जो बी है उसमें विद्युत प्रेरण के द्वारा, देखो प्लेट ए में धनावेश दिया तो एक विद्युत प्रेरण की घटना होती है इसमें, जिसके कारण क्या होता है कि 2 चालक प्लेटें हैं, एक चालक प्लेट को कोई आवेश देंगे तो उसके नजदीक जो प्लेट है दूसरी चालक प्लेट, उसमें विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं विद्युत प्रेरण। ठीक है, विद्युत प्रेरण यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र बन गया। तो क्योंकि यहाँ पे धनावेश है तो धनावेश वाली जो प्लेट है उससे धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाएगी। देखिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई अगर आवेश रखा है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। अगर धनावेश है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर इस आवेश के सेंटर पॉइंट से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और ये इनकी जो रेंज है वो कहां तक रहेगी, उस विद्युत क्षेत्र तक। ये विद्युत क्षेत्र है, रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ठीक है, धनावेश से बाहर की ओर, और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर, ऐसे ऋण आवेश का भी रेंज होगा तो ऋण आवेश की ओर निकलती है। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी और धनावेश से बाहर की ओर होती है। तो इसका मतलब ये धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ होगा, ऐसे होगा, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। ठीक है, अब देखो इसके अंदरूनी सतह पर, प्लेट बी के अंदरूनी सतह पर ऋण आवेश है, तो इसकी बाहरी सतह को हमने जोड़ दिया है पृथ्वी से, यानी अर्थिंग दे दिया हमने। कंडेंसर का एक जो रहेगा वो मेन वायर जुड़ा रहता है, मेन करंट से जुड़ा रहता है एक वायर, और जो इसका दूसरा है ये अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल से। तो चूंकि ये अर्थ जो है हमारा, पृथ्वी जो है वो भी एक आवेशित गोला है, तो ये क्या करता है कि इसका जितना भी बाहर का धनावेश होगा इसको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देगा, पृथ्वी के पास में धनावेश और ऋणावेश पर्याप्त मात्रा में जितना आपको चाहिए, तो ये जितना इसका है धनावेश उतना इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर इस प्लेट में जो धनावेश है उसको खत्म कर दिया। तो ये हो गया है बाहर से पूरा डिस्चार्ज, इधर कोई आवेश नहीं है, बाहर कोई करंट नहीं आया कंडेंसर में। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग दे दी गई। तो अंदर है ऋणावेश और इसमें है धनावेश। तो इस प्रकार से धन से ऋणात्मक प्लेट की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ए से बी की ओर। तो यहाँ ये निकालना है हमको, E1 निकालना है और E2 निकालना है। ठीक है, अब वही हम गणना करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये तो चित्र है इसका। अब यहाँ कुछ सूत्रों को हमको मालूम होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज कि गॉस का नियम जो है, गॉस का नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम इसका एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो गॉस का नियम जो कि है फाई बराबर Q/ε0। तो गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग है, 9 अनुप्रयोग, उसमें बताया गया है कि एक प्लेट है, अनंत लंबाई की एक प्लेट है, उस प्लेट में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक आवेशित प्लेट है, उसके कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो है, उसका आंसर क्या आता है, उसका व्यंजक E/σ/2ε0। और अगर परावैद्युत माध्यम है तो K भी आएगा। तो चूंकि परावैद्युत माध्यम ही भरा हुआ है इसके अंदर K,
इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और गॉस के नियम से वो उस अनुप्रयोग को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस व्यंजक को सिद्ध करने के लिए आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट है, दो आवेशित प्लेट है, तो उन प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। जैसे कि इन दोनों के बीच में बिंदु है P, तो P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है हमको, E1 भी और E2 भी, ये ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो अब देखते हैं हम इसी के अनुसार, प्लेट A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, ये बिंदु P, एक बिंदु P माना है और B दोनों प्लेटों के बीच में, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब मैंने भी बताया कि विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस Q से माइनस Q की ओर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 K। तो ये आया कहाँ से? गॉस के अनुप्रयोग से आया है। अब इसकी दिशा हम लिख देंगे, क्या डायरेक्शन होगा? प्लेट ए से दूर, प्लेट ए से दूर, या लिख सकते हैं प्लेट ए से बी की ओर। अब प्लेट बी के कारण है, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, वही चीज पे लिखना 2ε0 K। इसका भी डायरेक्शन इसी किस तरफ होगा? अभी मैंने बताया कि माइनस क्यू आवेश जहां पे भी रहता है उसी की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गति करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन वही होता है। और प्लस क्यू जहां होता है उससे बाहर की ओर, तो देखो प्लस क्यू है इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इस तरफ है, और यहाँ माइनस क्यू इसलिए उसी की तरफ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका डायरेक्शन होगा प्लेट बी की ओर, ठीक है। अब देखिएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या है? रिजल्टेंट यानी परिणामी, तो देखिए E हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, सॉरी एक ही डायरेक्शन है ना इसलिए जुड़ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे। क्योंकि दोनों देखिए ये E1 E2 दोनों विद्युत वो सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा का बहुत महत्व होता है। दोनों का डायरेक्शन एक ही है इसलिए जुड़ेंगे, नहीं तो अगर दिशा अलग अलग होती ना तो परिमाण एक जैसा है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, जीरो हो जाता आंसर। पर चूंकि दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे, तो हम लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2ε0 K प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0 K। तो ये कितने बार है? दोनों एक जैसे हैं लेकिन है कितने बार? 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा 2ε0 K, 2 कैंसिल हो गया, E कितना आ गया? सिग्मा अपॉन ε0 K, ठीक है। अब देखिए हमको मालूम है कि ये जो सिग्मा है वो क्या है? दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व समझते हैं आपकी जो प्लेट है, किसी प्लेट में कितना आवेश भरा हुआ है, तो प्लेट का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन A,
और एप्सिलॉन 0 के, देन E इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा ए के, एप्सिलॉन 0 ए। अब इसको समीकरण 2 लिखना। इसके बाद लिखते हैं कि एक फार्मूला होता है, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर, एक फार्मूला और ध्यान रखिए, ये वाला तो ध्यान रखना ही है, लेकिन एक और फार्मूला रहता है। फार्मूला याद रखेंगे तो आपको व्यंजक में कभी दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला है कि रिलेशन बिटवीन V एंड E, मतलब विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो V बराबर E इंटू डी होता है। ये सूत्र को याद रखना है। आप क्या लिख देंगे, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स ए एंड बी। तो बताइए किसका विभव ज्यादा है। मैंने आपको कई बार समझाया, विद्युत विभव जो है वो ज्यादा किसका होता है, जिसका धनावेश होता है। धनावेश यानी उच्च विभव, ऋणावेश यानी निम्न विभव। तो इसलिए उच्च विभव पर कौन है, ए, और बी निम्न विभव पर। तो जो विभव है वो वी ए वाले से वी बी वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर वी ए मतलब ए का विभवांतर माइनस वी बी, ए वाले से बी वाले के विभवांतर घटा देंगे। और फॉर्मूला क्या था, ये याद रखें, v बराबर E इंटू डी, तो ये हो गया विभवांतर। अब लिखेंगे E कितना है, E लिखो आप, और इंटू डी लिखिए। E का वैल्यू रखेंगे, E है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए के, ठीक है, और D, ये D हो गया। इक्वेशन 2 लिख दो। अब हम लिखेंगे अतः धारिता का फॉर्मूला क्या, C बराबर Q बटे V। Q को कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख दो आप, यहाँ पे भी तो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल लिख दो, क्योंकि यहाँ कैपिटल ही लिखा है, तो कैपिटल Q अपॉन V। अब C इक्वल टू Q अपॉन V, और V जो है, V को हम लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है, जैसे ये लिखा है। यहाँ पे VA माइनस VB का ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, QD अपॉन एप्सिलॉन 0 ए के। Q और Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो अपॉन में लिखा हुआ है डिवाइड में, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए के अपॉन डी। ये आ गया आपका आंसर, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बन जाएगी। लेकिन यदि हम K को मान लें, एक परावैद्युतांक कितना है, 1 है, K बराबर 1 मतलब कांस्टेंट है, नियतांक, K भी एक कांस्टेंट है, नियतांक। तो K का मान अगर 1 मानेंगे तो कितना आएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये है व्यंजक, प्रूव हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप क्या लिखेंगे, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, पहला। दूसरा फैक्टर है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एंड थर्ड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यानी C अनुक्रमानुपाती एप्सिलॉन 0, C अनुक्रमानुपाती A, एंड C विद क्रमानुपाती D। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल A बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो घटेगा धारिता, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी कम होना चाहिए, क्योंकि डी बट्टे में लिखा हुआ है, ये जितना कम रहेगा C उतना ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला याद रखें, एक फार्मूला आप यहाँ पे V बराबर E इंटू डी याद रखें, और तीसरा C बराबर Q अपॉन V याद रखें, तो आपसे व्यंजक बन जाएगा। बहुत ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करके 1-2 बार देख सकते हैं। चित्र में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ धनावेश देना है, यहाँ पे ऋणावेश प्रेरित हो रहा है, और इसका जो धनावेश है बाहरी पृष्ठ का, ये पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स इसको निष्फल कर देंगे, ठीक है। इसको अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग देते हैं कंडेंसर में, बाहर करंट आता है। तो इस व्यंजन की प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 बार देख करके इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम बना हो,
उसमें भी चित्र यही रहेगा, लेकिन इसमें फर्क है कि बीच में टी मोटाई की एक प्लेट रख देंगे पराविद्युत पदार्थ की, और बाकी के भाग में क्या रहेगी, वायु रहेगी। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको कल समझाऊंगा। थैंक यू।